हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट 3। तो देखिए, हम चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते चल रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है मैन्योर्स। तो मैन्योर होते हैं, मैन्योर कंटेन large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrients to the soil। तो देखिए, मैन्योर को हम लोग उर्वरक बोलेंगे हिंदी में। इनका काम होता है मिट्टी को वो चीज़ें प्रोवाइड करवाना, वो न्यूट्रिएंट्स देना जो मिट्टी को ज़रूरत होती है अच्छी फसल को उगाने के लिए। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। तो मैन्योर कैसे बनता है? डिकम्पोजिशन यानी कि सड़ाया जाता है एनिमल एक्सक्रीटा को, जानवरों की पॉटी को, और प्लांट वेस्ट को। प्लांट वेस्ट जानवरों की बॉडी यानी कि देखिए, जो काउ डंग होता है, गोबर हो गया है ना, गोबर हो गया, और सड़े हुए जो जैसे कि फल फूल और उनके पत्ते, इन सब चीज़ों को डिकम्पोज करके जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग, जैसे कि या कीड़े होते हैं ना, अर्थवॉर्म होते हैं, उससे जो है वर्मी कंपोस्ट बनता है। तो ये सारा का सारा ना मैन्योर होता है, नेचुरल उर्वरक होते हैं। मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो मैन्योर क्या करते हैं? मिट्टी को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं और सॉइल फर्टिलिटी इससे बढ़ती है, उस पर और ज़्यादा बेहतर हम फसल उगा सकते हैं क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स फसल को मिल जाते हैं मिट्टी से। The bulk of organic matter in manure helps in improving the soil structure। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर होता है, देखिए ऑर्गेनिक मैटर ना नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो सड़ी हुई पत्तियाँ गिर गई ज़मीन पर, वो एक ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? सॉइल के स्ट्रक्चर को बेहतर करता है जब वो सड़ने लगता है। तो दिस इम्प्रूव्स this involves increasing the water holding capacity in the sending soil। तो ऑर्गेनिक मैटर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल स्ट्रक्चर को बेटर करता है। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के स्ट्रक्चर को बेटर करता है। दूसरा क्या हो गया कि जो OM लिख देती हूँ मैं, ऑर्गेनिक मैटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ऑफ सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वो भी ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करता है। अब देखते हैं आगे। इन क्लीली सॉइल द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइड वाटर लॉगिंग। तो ड्रेनेज यानी कि पानी आराम से निकल जाता है, और वाटर लॉगिंग कि कहीं भी पानी जो है जमता नहीं है, आराम से वो बह करके निकल जाता है। तो ये भी फ़ायदा होता है ऑर्गेनिक मैटर का। इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल विच इज़ एडवांटेजेस। तो मैन्योर में हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्या, गोबर हो गया और सड़े हुए फल और सब्जियों के पत्ते वगैरह। इससे क्या होता है? विच इज़ एडवांटेजियस इन प्रोटेक्टिंग आर एनवायरनमेंट फॉर एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। बहुत ज़्यादा जो हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैन्योर करेंगे, उससे हमारी सॉइल क्वालिटी भी बेहतर होगी और हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल यूज्ड, मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज। तो हम लोग फार्म वेस्ट को भी रिसाइकिल करते हैं मैन्योर का इस्तेमाल करके। मैन्योर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कॉम्पोस्ट एंड वर्मी कॉम्पोस्ट। तो द प्रोसेस इन विच फार्म मटीरियल लाइफ स्टॉक का एक्सक्रीटा, काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स एक्सेट्रा। इरेडिकेटेड वीड्स का मतलब होता है, देखिए वीड का मतलब ऐसे पौधे होते हैं जो कि मतलब वेस्ट हैं, मतलब जैसे कि भांग का पेड़ हो गया और बाकी जो छोटी मोटी घास वास उग जाती है ना, कहते हैं कि कौन सा पौधा है, ये तो घास है, ऐसा आपने शायद सुना होगा। तो वो जब हम निकाल लेते हैं, जो किसान है उसको निकालते हैं, तो उसको मतलब सड़ा करके और उसका भी मैन्योर बनाया जा सकता है। वो इरेडिकेटेड वीड्स होते हैं। इनको डिकम्पोस्ट किया जाता है एक पिट में, गड्ढे में, इज नोन एज कॉम्पोस्टिंग। मतलब क्या किया जाता है? एक गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे में जैसे काउ डंग हो गया, जो
वेजिटेबल ख़राब हो जाता है, या फिर उसके जो छिलके होते हैं, किचन का जो सामान होता है ना, जो कि ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक सामान का मतलब है जो सड़ सकता है, जो चीज़ नेचुरल होती है, प्लास्टिक वगैरह नहीं। ऑर्गेनिक सामान जैसे कि दाल बच गई, या फिर आटा बच गया खाने के बाद ना, है ना, बच जाता है ना, या फिर जैसे कि सब्जी बनाने के लिए जो सब्जी के छीला था सब्जी को, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। तो इसको एक गड्ढे में डाला जाता है, और गड्ढे में डाल करके उसको बंद कर दिया जाता है, और समय के साथ साथ वो सड़ता है, और फिर उसके बाद वो एक तरीके से कंपोस्ट बन जाता है, और फिर उसको हम खेत में डाल सकते हैं। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिफ्यूज। दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। मतलब वर्मी कंपोस्ट कब होगा? यही सारा कंपोस्ट था, मतलब जो काउ डंग था, बाकी सारे पेड़ पौधे छिलके और ये सब थे, उसमें हमने क्या डाल दिए? अर्थवॉर्म डाल दिए, कीड़े डाल दिए। तो वो कीड़े जो है कंपोस्ट को और ज़्यादा फास्ट सड़ा देंगे, तो वो होता है वर्मी कंपोस्ट। ये वाला ना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ अ कंपोस्ट एंड व्हाट इज़ अ वर्मी कंपोस्ट। व्हाट इज़ अ वर्मी कंपोस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अर्थवॉर्म को कंपोस्ट पिट में, मतलब गड्ढे में जिसमें हमने सड़ाने की चीज़ डाली है, उसमें डाल दिया जाता है, ताकि प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाए सड़ने का। वही होता है वर्मी कंपोस्ट। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो प्रायर टू द सोइंग ऑफ crop seeds, some plants like sun hemp or guar are grown and then mulched by plowing them into the soil. These green plants then turn into green manure which help in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. तो देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि सन हेम्प या फिर गुआर। गुआर की फली आपने खाई है, सब्जी भी बनती है इसकी। तो ये क्या करते हैं कि खेत में थोड़े समय के लिए उगा देते हैं। ये का मतलब बहुत जल्दी उग के तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना इनको काट करके मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, मल्चिंग कर दी जाती है। इससे क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है प्लांट की। प्लांट से ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ये जो प्लांट होते हैं ना, ये ज़मीन को ना नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर में क्या होता है? हेम्प या फिर गुआर जैसी सब्जियों को उगाया जाता है, फिर उसके बाद उसको उसमें ही दबा दिया जाता है, उसको काट करके ज़मीन में ही। और वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस तरीके से ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ज़मीन को। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा मैन्योर के बारे में, जो कि मैन्योर क्या होता है? ये नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं मैन्योर। अब फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियल सब्सटेंस होते हैं जो मैन्योर का ही काम करते हैं, बट जो है ज़मीन को थोड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर कॉमनली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स हमें नेचुरली प्रोवाइड मतलब कर देता है ना, ये फर्टिलाइजर जो है वो आर्टिफिशियल प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियली। फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। They are used to ensure good vegetative growth, leaves, branches and flowers, giving rise to healthy plants. Fertilizers are a factor in the higher yield of the high cost farming. तो फर्टिलाइजर्स जो है वो यील्ड तो देते हैं। फर्टिलाइज़र हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, फर्टिलाइज़र से हम लोग को मिलता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो क्या क्या मिलता है फर्टिलाइज़र से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिलता है। इससे वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। और हाई कॉस्ट फार्मिंग जो होती है, मतलब जिसमें काफ़ी सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फर्टिलाइज़र से उपज को भी बढ़ाया जाता है। फर्टिलाइज़र शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशन फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए मतलब फर्टिलाइज़र को ना बहुत ज़्यादा ध्यान से हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या कम फर्टिलाइज़र हर तरीके से, मतलब जो है, अगर हम गलत तरीके से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सॉइल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम फर्टिलाइज़र गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरीगेशन एंड आर नॉट फुली ऑब्जर्व बाय द प्लांट। तो कई बार हम फर्टिलाइज़र तो डाल देते हैं, उसके साथ साथ सिंचाई भी कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं। उससे क्या होता है कि फर्टिलाइज़र पानी के साथ बह करके चले जाते हैं। दिस एक्सेस फर्टिलाइज़र देन लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। और ये जो एक्सेस फर्टिलाइज़र होता है, ये वाटर पोल्यूशन फैलाने का भी काम करता है। ऑल्सो वी हैव सीन इन प्रीवियस चैप्टर, से पहले वाला चैप्टर था, उसमें देखा था कि कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एन एरिया कैन डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट रिप्लेनिश्ड एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द सॉइल आर हार्म्ड बाय द फर्टिलाइजर्स यूज। तो हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से सॉइल फर्टिलिटी भी ख़राब होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा नहीं हो पाते, और फर्टिलाइजर्स ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हार्म पहुँचाते हैं।
शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो फर्टिलाइजर के होते हैं कि भाई फसल अच्छी उग जाती है, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो हैं वो मैन्योर के ही होते हैं, नेचुरल चीज़ों के ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं, क्योंकि वो हमारी मिट्टी को फ़ायदा पहुंचा रहा है मैन्योर, और फर्टिलाइजर हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। Long term benefits of using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yield in क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम लोगों को भाई जो मैन्योर के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोगों को यील्ड बढ़ानी हो किसी भी फसल की, मतलब उपज बढ़ानी हो। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र के जो है यूजेस का हमें बताना है। तो देखिए फर्टिलाइज़र को तो हमें बहुत ज़्यादा वाइजली, अच्छे तरीके से, समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। और मैन्योर से तो भाई देखिए सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती ही है, क्योंकि मैन्योर जो है वो नेचुरल होता है, वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस नेचुरली ही हमारी सॉइल को प्रोवाइड कर देता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक फार्मिंग सिस्टम है विद मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर्स। तो बहुत ही कम या तो हम लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं या तो बिल्कुल भी फर्टिलाइजर्स का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं। हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों का ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। एंड विद अ मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, स्ट्रॉ एंड livestock excreta, use of bioagents such as culture of blue-green algae in preparation of biofertilizer, neem leaves or turmeric especially in grain storage as biopesticide, with healthy cropping system, mixed cropping, intercropping and crop rotation as discussed below। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का तो बहुत कम यूज़ करते हैं, या तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि फार्म वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लाइफ स्टॉक के मतलब वही गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लू ग्रीन अलगाई का इस्तेमाल किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स का, नीम की पत्तियों का, और पेस्टिसाइड्स के तौर पर हम लोग नीम की पत्तियों का या फिर टर्मरिक का, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। और हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इनका इस्तेमाल ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जाता है उपज को बढ़ाने के लिए। These cropping systems are beneficial in insect, pest and weed control besides providing nutrients। तो ये जो क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं इनसे हम लोग कीड़े मकोड़ों को भी, पेस्ट को भी, और सारे जो ख़राब करते हैं फसलों को उनको बचा सकते हैं। मतलब कीड़े मकोड़ों से हम फसल को बचा सकते हैं, और न्यूट्रिएंट भी बने रहेंगे फसल में अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को करेंगे। तो इरिगेशन होता है, इरिगेशन का मतलब तो सिंपल होता है सिंचाई। अगर इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें तो सिंचाई हम लोग बोलेंगे इरिगेशन को, फसल को पानी लगाना। तो मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ रेट फेड, that is the success of crops in most areas is dependent on timely monsoon and sufficient rainfall spread throughout most of the growing season। तो हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, गरीबी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे देश की काफ़ी सारी फसल तो रेन फेड ही होती है, मतलब बोरिंग से, ज़मीन से निकाल करके कुछ नहीं किया जाती है, और जो बारिश पे ही निर्भर होती है हमारी फसल कि पानी उसको कैसे लगेगा। Hence poor monsoon cause crop failure, ensuring that the crop get water at the right stages during the growing season can increase the expected yield of any crop। तो हम लोग yield यानी कि उपज कैसे बढ़ा सकते हैं, सही समय पर पानी दे करके फसलों को। Therefore many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation। तो भाई हम लोग इसीलिए क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चरल लैंड हम इरिगेशन के तहत ले आए, यानी कि हम लोग सिंचाई करें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पर। सिंचाई का मतलब होता है आर्टिफिशियली, जैसे बोरिंग के थ्रू ज़मीन से पानी निकाल करके फसल को दे देना। मो टू नो में एक बार पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं बॉक्सेस। ड्रॉट्स अकर बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्स। तो ड्रॉट्स यानी कि सूखा क्यों पड़ता है, क्योंकि पानी जो है या तो बारिश नहीं हो पाती है या फिर उस इलाके तक पानी नहीं पहुंचा पाते हैं हम। ड्रॉट पॉजेज अ थ्रेट टू रेन फेड फार्मिंग एरियाज वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज इरिगेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिपेंड ओनली ऑन रेन। तो देखिए ड्रॉट अगर सूखा पड़ जाता है ऐसे इलाकों में जहाँ पर
बोरिंग वगैरह से पानी नहीं निकलता है और जो किसान है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पर ही निर्भर करते हैं, तो उनकी तो फसल फिर ख़राब ही हो जाती है। लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, तो कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जिनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बट कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जिनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं किसानों को। इन एरियाज विद लाइट सॉइल्स क्रॉप गेट्स एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्रॉट कंडीशन। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सम क्रॉप वेराइटीज़ विच कैन टॉलरेट ड्रॉट कंडीशन, तो साइंटिस्ट ने कुछ इस तरीके की क्रॉप वेराइटीज़ को भी डेवलप किया है जो कि ड्रॉट कंडीशन को, यानी कि सूखा वगैरह अगर होता है तो उसको भी क्रॉप झेल जाए, इस तरीके की फसलें भी साइंटिस्ट ने बना ली हैं। और इरिगेशन में हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अ हाईली वेरीड क्लाइमेट, तो हमारा मतलब क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है हमारे देश का, कहीं पर गर्मी, कहीं पर सर्दी, कहीं पर कुछ, है ना। अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर अडॉप्टेड टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। दीज इंक्लूड्स वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स एंड टैंक्स। तो भाई कौन कौन से तरीके होते हैं, हम लोग सिंचाई करते हैं, कुएँ से करते हैं, कैनाल से करते हैं, नदियों से करते हैं, टैंक से करते हैं। कैनाल आर्टिफिशियल नदियाँ आप कह सकते हैं कि एक एरिया पे इस तरीके से पहले जो है गहरे गहरे एरिया बना दिए जाते हैं कि भाई जैसे नहर बना दी जाती है और उसमें पानी पहुँचा दिया जाता है नदियों का। वेल्स कुएँ होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स नेमली डग वेल एंड ट्यूब वेल। तो डग वेल यानी कि जो कुएँ खोद करके, और ट्यूब वेल जो ट्यूब से मतलब ज़मीन से पानी निकाला जाता है ट्यूब के थ्रू, उसको ट्यूबवेल कहते हैं, जैसे कि हर खेत में लगा दिए जाते हैं। अगर आप यूपी के हैं, हरियाणा के हैं तो उधर तो आपने देखा ही होगा। इन अ डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर bearing strata. Tube well can tap water from the deeper strata. From these walls water is lifted by pump for irrigation. तो ज़मीन में से पंप के थ्रू इरिगेशन के लिए पानी निकाल दिया जाता है। कैनाल्स होते हैं, यूजुअली इलेबोरेट एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम होता है। इन द वही मतलब एक नहर बना दी जाती है, ब्रांचेस कर दी जाती हैं, अलग अलग खेतों में पानी पहुंचा दिया जाता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज से। देखिए डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है, यहाँ पे देखो एक ना ऐसे करके मेन कैनाल बना दी, इस कैनाल से और छोटी छोटी कैनाल जो हैं अलग अलग इलाकों में पहुँचा दी गई, तो बस यही डिस्ट्रीब्यूटरीज आप कह सकते हैं, नदियों की भी या फिर कैनाल्स की भी। तो नहरें बना दी जाती हैं, इन्हीं को ही हम कैनाल बोलते हैं। टैंक्स होते हैं, स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर होते हैं विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ अ स्मॉल कैचमेंट एरिया। मतलब जैसे गहरे से हमारे घरों पे तो प्लास्टिक के टैंक्स लगे हुए होते हैं, अगर ज़मीन पर जो है वो इस तरीके के टैंक बना दिए जाएं जैसे कि सीमेंट के, और उसमें पानी स्टोर करके रख लिया जाए ताकि जब ज़रूरत हो तब पहुँचा दिया जाए खेतों को, तो वो टैंक्स होते हैं। Fresh initiatives for increasing the water availability for agriculture include rain water harvesting. Rain water harvesting में क्या होता है कि भाई जो उसका पानी आता है बारिश का, उसको स्टोर करके, मतलब जैसे कि ये छत है, बारिश पड़ी तो छत पे पानी स्टोर हो गया, फिर ये पाइप के थ्रू जो है उसको ज़मीन में पहुंचा दिया जाता है, फिर ज़मीन में पहुंचा करके ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड एक टैंक में इसको स्टोर कर लिया जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो जो है खेतों को यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरह ही पानी को स्टोर करके रखा जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है तब उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स which lead to increase in groundwater levels. Check dams stop the rainwater from flowing away and reduce soil erosion. तो चेक डैम भी जो है वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं जो कि बारिश का होता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स जो हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के होते हैं, कई तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स वाला जो हमारा पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।